माँ, नए संसार में जाने का दिन तो एक एक करके बहुत पास आ गया है। वहाँ के लोग और माहौल कैसा होगा, ये सोचकर मेरे मन के अंदर एक बहुत ही अनजाना डर जाग रहा है। तू उन सब बातों की बिल्कुल चिंता मत कर कविता। विक्रम लड़का बहुत जिम्मेदार और स्नेही है। वो तुझे हर परिस्थिति में अपनी परछाई की तरह संभाल कर रखेगा। लेकिन माँ, उनके उस बहुत बड़े अमीर घर के तौर तरीकों और नियम कानूनों के साथ मेरी इस साधारण जिंदगी की आदतें क्या ठीक से मेल खा पाएंगी भला? इंसान की असली पहचान उसके मन की सादगी से होती है, धन दौलत से नहीं। तू बस अपना ये शांत और सच्चा स्वभाव बनाए रखना। देखना, तुझसे बहुत प्यार करेंगे। इस पौधे के बैंगन का भरता या तला हुआ बैंगन खाना विक्रम को बहुत पसंद है माँ। नए घर में जाकर क्या मैं उनकी पसंद के मुताबिक खाना बना पाऊंगी? तू सब कुछ कर पाएगी कविता। अपनी आत्मीयता से, अच्छे मन से मामूली सा साधारण खाना बनाने पर भी उसमें अमृत जैसा स्वाद आ जाता है। तू बस अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रख। तुम्हारी ये प्यार भरी बातें सुनकर मेरे मन के अंदर की सारी झिझक एक पल में दूर हो जाती है माँ। मैं सारे नियम मन लगाकर सीखने की कोशिश करूंगी। यही बात हुई ना मेरी लक्ष्मी बेटी। चल, दिन बहुत चढ़ गया है। अब साड़ी का बाकी हिस्सा समेटकर हम घर के अंदर का काम जल्दी से निपटा लेते हैं। सुवर्णा दीदी, ये सुबह सुबह बहुत बड़े काम में व्यस्त दिख रही हैं आप। लावण्या देवी ने उस घर से मेरे जरिए आपके पास एक खबर भेजी है। अरे देवेश भाई, आइए आइए, बरामदे के इस लकड़ी के स्टूल पर थोड़ा आराम से बैठिए। दीदी ने क्या खबर भेजी है? अरे आने वाले परसों के दिन विक्रम और नई बहू को हमारे घर पर पहली बार दोपहर के खाने का बड़ा न्योता दिया गया है। सब लोग मिलकर एक साथ जान पहचान करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात सुनाई आपने भैया। नए संसार में जाने के बाद ये पहली बार होगा जब मेरी बेटी सबके साथ एक मेज पर बैठकर खाना खाने का एक शानदार मौका पाएगी। हाँ दीदी, लावण्या देवी खुद खड़े रहकर सब खाना पकाने की देखरेख कर रही है। नई बहू के आने से हमारा ये शांत और आलीशान घर ना बहुत जीवंत और रोशन हो उठेगा। मेरी कविता बहुत शांत और सरल लड़की है देवेश भाई। अमीर घर का कोई नियम तो वो वैसे जानती नहीं है, पर कहीं कोई गलती ना कर बैठे, बस यही मेरी प्रार्थना है। अरे उन सब बातों को लेकर आप मन में थोड़ा सा भी शक मत रखिए दीदी। हमारे परिवार में पैसों से ज्यादा इंसान के अच्छे बर्ताव को बहुत सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल। आपके इस भरोसे की बात को सुनकर मेरे मन के अंदर की सारी चिंता दूर हो गई भाई। मैं आज ही कविता को इस शानदार न्योते की खबर बहुत अच्छे से बता दूंगी। माँ, देवेश काका के मुंह से उनके उस राजमहल जैसे घर के न्योते की बात सुनकर मेरे मन के अंदर का डर तो और भी बहुत बढ़ गया है। तू फिर किस बात से इतना डर रही है कविता? उन्होंने तो तुझे बहुत प्यार से पहली बार अपने घर बुलाया है। लेकिन माँ, उनकी वैसी आलीशान जिंदगी और नामी गिरामी खान पान के बीच मेरा ये बेहद साधारण रूप कितना अजीब और बेमेल दिखेगा ना। इंसान का बड़प्पन कभी कीमती कपड़ों या महलों से जाहिर नहीं होता। तू अपने घर का ये अपनापन और सरल स्वभाव साथ लेकर जाएगी तो सब आसान हो जाएगा। मैं सोच रही थी माँ, उनके इतने बड़े आयोजन के बीच क्या मैं हमारे आंगन के उस पौधे से कुछ ताजा बैंगन लेकर जाऊं? बहुत ही शानदार और सुंदर सोच है कविता। अमीरों के घर में हर कीमती चीज मिल जाती है, पर घर के पौधे की ऐसी ताजा चीज का स्वाद उन्हें आसानी से नहीं मिलता। हाँ माँ, मैं अपने हाथों से प्यार से उनके लिए बैंगन की डिश बनाऊंगी। अपने घर का एहसास रहने से मुझे खुद भी वहाँ के माहौल में बहुत सुकून मिलेगा।
तेरी ये सुंदर और भोली समझ देखकर मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। चल फिर कल सुबह सुबह ही हम पौधे से अच्छे बैंगन चुनकर तोड़ लेंगे। कविता सुबह का ये ठंडा मौसम रहते रहते ही अपनी साड़ी और छोटी मोटी जरूरत की चीजें इस लकड़ी के बक्से के अंदर बहुत संभाल कर समेट ले बेटी। हाँ माँ, मैंने सारे कपड़े अच्छे से तह कर लिए हैं। अब चलो हमारे इस आंगन के छोटे पौधे से कुछ ताजा बैंगन बहुत सावधानी से तोड़ लेते हैं। ये देख कविता, बैंगनों का रंग कैसा शानदार और चमकदार दिख रहा है। सच में माँ, इन बैंगनों का तो रूप बिल्कुल अलग है। मैं साफ सूती कपड़े से बैंगन को बहुत अच्छी तरह लपेटकर झोले के एक कोने में रख देती हूँ। नए घर जाने की इस विदाई के पल में मेरे मन के अंदर बहुत भावुकता उमड़ रही है। फिर भी तेरे इस नए अनुभव के सफर को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटी। तुम्हारा ये ममता भरा स्पर्श और घर के पौधे का ये ताजा बैंगन ही वहाँ के नए माहौल में मेरी सबसे बड़ी सामाजिक ताकत और मन का बहुत बड़ा भरोसा होगा माँ। अमीर ससुराल के लोग तुझे बहुत लाड़ प्यार से अपना बना लेंगे कविता। तू बस अपना ये शांत और सीधा सरल बर्ताव उनके सामने अच्छे से बनाए रखना। माँ, मैं तुम्हारी इस सीख का बिल्कुल अक्षर अक्षर पालन करूंगी माँ। चलो, विक्रम अब तक घाट पर नाव लेकर हमारा इंतजार कर रहा होगा। आओ आओ नई बहू, मेरे इस आलीशान घर के बरामदे में तुम्हारे पहले कदमों की आहट पाकर आज चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी और रौनक छा गई है। प्रणाम माँ जी, आप लोगों का ये खुला आंगन और चारों तरफ के सुंदर पेड़ पौधे देखकर मेरे मन का सारा डर दूर हो गया। अरे वाह, भाभी तो बहुत शांत और प्यारी दिखती है। चलो भाभी, मैं तुम्हें पूरा घर घुमाकर दिखाती हूँ। माधवी, कविता गांव के बेहद साधारण और शांत माहौल में पली बड़ी है। तुम लोगों के लिए इस बड़े मकान और तौर तरीके को वो बहुत आसानी से समझ सके, एक ही दिन में समझ सके, तो थोड़ा सा आराम से उसको समझाओ पहले। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उस बारे में तुम चिंता मत करो बेटा विक्रम। हमारे इस अमीर घर की शानो शौकत से ज्यादा कविता का ये सीधा सरल रूप ही हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। आप लोगों का ये अपनापन और प्यार भरी बातें सुनकर मुझे खुद ही बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। मैं इस नए माहौल को बहुत प्यार से अपना बना लूंगी। यही तो चाहिए भाभी। चलो, बरामदे के उस कोने में जो बहुत बड़ा लकड़ी का झूला है, वहाँ बैठकर हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ माधवी बेटी, तुम नई बहू को लेकर घर के अंदर जाओ। मैं रसोई के अंदर जाकर दोपहर के खाने का काम निपटा कर आती हूँ। विक्रम, आप लोगों के इन कीमती साजो सामान और बहुत बड़ी हवेली के तौर तरीकों के बीच मेरी अपनी ये बेहद साधारण आदत कितनी अजीब और बेमेल लग रही है ना? हाँ सुहासिनी, तुम इस अमीर घर की तड़क भड़क को देखकर अपने मन के अंदर थोड़ा सा भी संकोच या डर मत लाओ। लेकिन यहाँ के लोगों और शहर के बाबुओं जैसे तौर तरीके तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। क्या मैं उनकी पसंद के मुताबिक खुद को ढाल पाऊंगी? यहाँ किसी को अलग से प्रभावित करने की कोई जरूरत नहीं है कविता। तुम अपने उसी मिट्टी के घर वाले सीधे सरल रूप में, ठीक उसी जाने पहचाने अंदाज में इस घर में रहोगी। समझ रही हो ना? तुम्हारी ये तसल्ली भरी बातें सुनकर मेरे मन के अंदर की सारी झिझक और जाने पहचाने डर एक पल में बहुत शानदार तरीके से दूर हो गए। मुझे तुम्हारा बहुत सहारा मिल रहा है। देखो, मेरा परिवार ना पैसे से ज्यादा इंसान के अंदर की ईमानदारी और प्यार को बहुत ज्यादा सम्मान देता है। ये देखो, माँ और माधवी ने तुम्हें कितने आराम से अपना लिया है ना? हाँ विक्रम,
उनके उस अपनेपन से स्वागत करने के अंदाज को देखकर ही मेरे मन की सारी दुविधा दूर हो गई। मैं अब रसोई के काम में हाथ बटाने की कोशिश करूंगी। वाह, तुम्हारी इस सुंदर तालमेल बैठाने की सोच को देखकर मुझे खुद भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चलो, माँ देख रहे होंगे कि ये लोग कब तक आएंगे। आओ 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 आओ। अरे वाह, नई बहू, तुम्हारे इस जूट के झोले के अंदर की चीजें कितनी शानदार और चमकदार दिख रही हैं। ये इतने कच्चे और बड़े बड़े बैंगन तुम्हें कहाँ से मिले? माँ जी, ये हमारी अपनी मिट्टी के घर के छोटे से आंगन के पौधे के ताजे बैंगन हैं। मेरी माँ ने बहुत संभाल कर इन्हें आपके लिए पैक करके दिया था। अरे वाह भाभी, शहर के बड़े बड़े बाजार छान मारने पर भी ऐसे ताजे और सुंदर बैंगन हमें कभी आसानी से नहीं मिलते। बिल्कुल 100% खरी बात कही तूने माधवी। नई बहू, तुमने ये साधारण सी चीज लाकर हमारे इस बड़े आयोजन की मान मर्यादा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। मैं सोच रही थी माँ जी, आप लोगों के इन नामी गिरामी पकवानों के बीच अगर मैं अपने हाथों से इन बैंगनों को गोल गोल चक्के की तरह काटकर बढ़िया से तल दूं तो ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी बेटी। तुम हंसिया लेकर इस पीढ़ी पर बैठो, मैं खुद खड़े रहकर देखूंगी कि तुम गांव के तरीके से इस रसोई की तैयारी कैसे करती हो। हाँ भाभी, और मैं तुम्हारे पास बैठकर मसालों के छोटे डिब्बों से हल्दी, मिर्च और शुद्ध सरसों का तेल एक एक करके नापकर तुम्हारे हाथों के पास बढ़ाती जाऊंगी। आप लोगों का ये सुंदर अपनापन और प्यार भरा रूप देखकर मेरे मन का सारा डर भाग गया। भाभी, हमारे इस बहुत बड़े अमीर परिवार के लोग दिल से बहुत ज्यादा सीधे और सरल हैं। तुम अपने घर की तरह ही यहाँ रहना, कोई हिचकिचाहट मत रखना। माधवी, तुम लोगों का ये सरल बर्ताव देखकर मेरे मन का सारा संकोच बिल्कुल दूर हो गया है। पता है भाभी, विक्रम दा तो हमेशा तुम्हारे इस शांत स्वभाव और सुंदर गुणों की बातें कर करके हमारे इस घर के माहौल को बिल्कुल चहकाए रखते थे। विक्रम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। मैं तो गांव की बेहद साधारण सी लड़की हूँ। घर गृहस्थी के बड़े बड़े आलीशान नियम तो मुझे पता ही नहीं है। आलीशान नियमों का क्या करना है भाभी? ये देखो, तुम्हारे हाथ से इस सुंदर मसाले लगाने के अंदाज को देखकर ही मुझे लग रहा है कि ये बैंगन फ्राई बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद देगा। अब कढ़ाई का तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लो माधवी। तेल अगर बिल्कुल धुआं निकलने जैसा गर्म नहीं हुआ तो ये नरम बैंगन बहुत ज्यादा तेल सोख लेंगे। अरे वाह, आप तो बहुत ही सुंदर और शानदार खाना पकाने के नियम जानती हैं भाभी। मैं अभी चूल्हे की लकड़ी की आंच थोड़ी और बढ़ा देती हूँ ताकि कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो जाए। हमारे इस नए रिश्ते का पहला दिन रसोई की इस जानी पहचानी खुशबू और सरल दोस्ती के मेलजोल से बहुत ज्यादा मीठा और आनंदमय बन रहा है माधवी। अरे नहीं चाची, तुम सुबह से उस बड़ी रसोई के अंदर इतनी गर्मी में क्या कर रही हो? ये देखो ना, मेरे हाथ का ये लड्डू कैसा सुंदर घूमता है, बिल्कुल वाह भाई रूपम, तुम्हारे इस लट्टू का लाल नीला रंग बहुत ही शानदार और आंखों को सुकून देने वाला लग रहा है। चाची, ये बैगन तो बहुत बड़े बड़े और भारी हैं। क्या तुम लोग आज ये सारे बैगन एक ही बार में पका दोगे? हाँ बेटा, ये ताजे बैंगन तो मैं हमारे अपने मिट्टी के घर के पौधे से बहुत संभाल कर सिर्फ तुम सब लोगों के लिए ही तोड़ कर लाई हूँ। अरे सच कह रही हो चाची? हमारे इस अमीर घर के इतने बड़े बाजार का आदमी तो ऐसा सुंदर बैगन कभी नहीं लाता। तुम मुझे गांव की कोई मजेदार कहानी सुनाओगी क्या? बिल्कुल सुनाऊंगी भाई। हमारे गांव के उस पार एक बहुत बड़ी नदी है जहां हर रोज शाम को झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी आकर पानी के ऊपर किलोल करते हैं। वाह,
सुनने में तो बड़ी शानदार लग रहा है चाची। हाँ, मैं कल सुबह से ही तुम्हारे पास बैठकर ना बहुत सारी नई नई कहानियाँ, गांव की, नदी की कहानियाँ मन लगाकर सुनूंगा। तुम्हारे जैसा नटखट बच्चा पास रहे तो मुझे इस नए घर का माहौल बहुत जल्दी बिल्कुल अपना सा लगने लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह लावण्या, चारों तरफ की हवा में आज कितनी बढ़िया और शानदार खाना पकाने की खुशबू तैर रही है। आलीशान बाजार के सारे नामी गिरामी मसालों की खुशबू को भी इस महक ने बिल्कुल मात दे दी है। हमारी नई बहू अपने मिट्टी के घर के आंगन के पौधे से जो ताजा बैंगन लाई है, आज चूल्हे पर उसी को बहुत बड़े पैमाने पर तला जा रहा है। बहुत अच्छे कविता बेटी, तुम्हारे इस साधारण खाना पकाने के घरेलू तरीके और अपनत्व भरे रूप को देखकर मुझे खुद भी बहुत ज्यादा खुशी और मन को बड़ी तृप्ति मिल रही है। बाबूजी, मैं तो बहुत ही साधारण नियम से खाना बना रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लग जाए तभी मेरी ये मेहनत कामयाब होगी। नई बहू कितने लाड़ प्यार और गहरे ध्यान के साथ इस तेल का काम कर रही है। अमीर घर का कोई बाबू भी ऐसी साफ सफाई नहीं दिखा पाएगा। यही प्यार भरा लगाव ही हमारे इस नए परिवार की सबसे बड़ी सामाजिक ताकत और असली रूप है कविता। तुम्हारे हाथ के इस ताजे बैगन फ्राई को खाने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है माँ जी। आप माधवी को आवाज देकर कहिए खाने के कमरे की मेज बिल्कुल ठीक से सजा ले, शाम होने वाली है। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम हाथ मुंह धोकर जल्दी से बैठने वाले कमरे की तरफ जाओ। मैं और कविता मिलकर इन गर्मा गर्म टुकड़ों को बर्तन में निकाल कर लाते हैं। कविता बेटी, अब बेटा तुम खड़ी मत रहो। अब हमारे पास आकर इस पीढ़े पर शांति से बैठ जाओ। इस बड़े से बैगन का फ्राई का टुकड़ा मेरी थाली में बिल्कुल बीच में दे दो। रखो रखो रखो। हाँ कविता, बाबूजी सुबह से ही तुम्हारे इस ताजे बैगन के फ्राई का खाने के लिए बहुत तास लगाए बैठे हैं। दो दो दो, बीच में रखना एकदम थाली के। ये लीजिए बाबूजी, घर के पौधे की चीज है, बिना किसी नुकसानदेह दवा के बिल्कुल शुद्ध और ताजे तरीके से बड़ी हुई है। वाह 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 वाह, ये तो बिल्कुल अमृत है विक्रम। इतना नर्म और स्वादिष्ट बैगन फ्राई मैंने अपने इस 60 साल की उम्र में कभी भी शहर में आसानी से नहीं खाया। ओए होए 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 होए। हाँ बाबूजी, कविता के शांत स्वभाव और सुंदर हाथों के स्पर्श ने ही इस बेहद साधारण से खाने को भी आज हमारे इस अमीर घर के सारे नामी गिरामी पकवानों से एक पल में बिल्कुल आगे निकाल दिया। आप लोगों की इस तारीफ और प्यार को देखकर मेरे मन के अंदर का सारा डर और संकोच की झिझक एक पल में बहुत सुंदर तरीके से दूर हो गई। अरे डर किस बात का है बेटी। इंसान के मन की सादगी और ये सरल माहौल ही हमारे इस परिवार की असली ताकत है। तुम बहुत तृप्ति के साथ अब अपनी थाली में खाना निकाल लो, है ना? निकालो बेटा। हाँ कविता, और माँ और माधवी भी उस कोने में बैठकर तुम्हारे खाने की शानदार तारीफ कर रही हैं। आज का ये दोपहर का भोजन हम सब के मन में एक बहुत मीठी याद बनकर रहेगा। क्यों कविता, है ना? कविता बेटी, दोपहर के बड़े भोजन का दौर खत्म होने के बाद से मेरे मन के अंदर बहुत ज्यादा सुकून और एक नई खुशी हिलोरे ले रही है। तुम जरा मेरे पास आकर बैठो तो। हाँ माँ जी, कहिए। यहाँ के नए माहौल में मुझसे कोई भूल चूक तो नहीं हुई ना? मन में बड़ा संशय था। भूल कैसी बेटी? हमारा ये न्योता तो सिर्फ नई बहू को नजरों से देखने के लिए था, लेकिन तुम्हारा लाया हुआ ये साधारण बैंगन फ्राई आज पूरे आयोजन की बहुत बड़ी और खास याद बन गया। मैं तो बहुत साधारण सी लड़की हूँ माँ जी। मेरी माँ का दिया हुआ ये मामूली सा उपहार आप जैसे अमीर घर के लोगों को इतनी खुशी देगा,
ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा ये सरल मन और सच्चा स्वभाव ही हमारी इस आलीशान हवेली का सबसे बड़ा गहना है बेटी। अरे माँ जी, इतना कीमती तोहफा मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं तो सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा अपनापन और घर का एहसास देना चाहती थी। प्यार का ये तोहफा तुम्हें लेना ही होगा कविता। तुम्हारे इन गुणों की वजह से हमारा ये घर आज एक परम सुख, शांति और प्यार का बहुत बड़ा आशियाना बन बैठा है। आपकी इस ममता भरी दुआ को सुनकर मेरा सीना बहुत ज्यादा गर्व से भर जाता है माँ जी। मैं हमेशा इस घर का सम्मान और नियम कानून बहुत सिर ऊंचा करके संभाल कर रखूंगी। विक्रम, आज के इस पूरे दिन की बात याद करने पर मेरे मन के अंदर बहुत ज्यादा शांति और एक नई खुशी महसूस हो रही है। मेरे अंदर का सारा डर कितने आराम से गायब हो गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कविता, मेरा परिवार पैसे से ज्यादा इंसान के अंदर के सीधे सरल स्वभाव को बहुत ज्यादा सम्मान देता है। हाँ, माँ और बाबूजी ने जिस तरह मुझे गले से लगा लिया और माधवी जिस तरह एक पल में मेरी सहेली बन गई, उससे ये बहुत बड़ा अमीर घर अब बहुत अपना सा लग रहा है। तुम्हारे इस अपने हाथ के ताजे बैगन फ्राई के प्यार भरे रूप ने ही आज सबके मन की बड़ी झिझक को एक पल में बिल्कुल शानदार तरीके से दूर कर दिया कविता। मेरी माँ हमेशा कहती हैं, अपनत्व के साथ मामूली सा साधारण खाना बनाने पर भी वो लोगों के मन में अमृत जैसा स्वाद घोल देता है। माँ की ये बात आज अक्षर अक्षर सच साबित हुई। सुवर्णा चाची बहुत दूर की सोचने वाली और सच्ची इंसान है। उनका दिया हुआ वो घरेलू तोहफा हमारी इस तड़क भड़क वाली जिंदगी के बीच एक परम सुख का शांत माहौल बन गया। हमारे इस नए शादीशुदा जीवन के पहले न्योते का ये दिन रसोई की जानी पहचानी खुशबू और सबके प्यार के मेल जोल से बहुत ज्यादा मीठा और यादगार बनकर रह गया। विक्रम, हाँ कविता, चलो, रात की हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। माँ अब तक बैठक वाले कमरे की मेज पर हमारे लिए लालटेन की रोशनी को अच्छे से जलाकर एकटक इंतजार कर रही होंगी कि आए बेटा जी, बहुरानी जी। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। नई बहू सुबह के इस ठंडे मौसम के रहते रहते अपनी साड़ी और छोटी मोटी जरूरत की चीजें इस बैग के अंदर बहुत संभाल कर समेट लो। हाँ माँ जी, मैंने सारे कपड़े अच्छे से तह कर लिए हैं। आप लोगों की ये शानदार मेहमान नवाजी और प्यार भरी बातों को मैं अपनी इस जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अरे भाभी, तुम तो सिर्फ एक ही दिन हमारे यहाँ रही, अगले हफ्ते की शुरुआत में ही तुम्हें दोबारा आना होगा। हाँ कविता, माधवी बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरे चले जाने से हमारी ये बहुत बड़ी हवेली फिर से कितनी शांत और बिल्कुल सोनी पड़ जाएगी। तू जल्दी आना। आप लोग जब भी बुलाएंगे मैं बहुत खुशी खुशी दौड़ी चली आऊंगी माँ जी। इस घर का खुला आंगन और लौकी के मचान का ये आसपास का माहौल मेरे मन के अंदर एक बहुत बड़ा और पक्का भरोसा जगा गया है। और सुनो भाभी, अगली बार आओगी तो हमारे उस पीछे के तालाब के पास वाले कोमल बकुल के पेड़ की डाल से फूल तोड़कर तुम्हें सुंदर फूलों की माला गूंथ कर देनी होगी। बिल्कुल दूंगी माधवी। तुम सबकी इस मीठी दावत और सहज विदाई के माहौल ने मेरे मन की सारी दुविधा को एक बार में बहुत शानदार तरीके से दूर कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी ये सुंदर और शांत आदत ही हमारे इस अमीर घर की सबसे बड़ी दौलत है। विक्रम ने अब तक घाट पर नाव तैयार कर ली है। तू अब धीरे धीरे रवाना हो। माँ, मैं वहाँ के बहुत बड़े अमीर ससुराल के न्योते का दौर बिल्कुल शानदार तरीके से पूरा करके बहुत हंसते हुए तुम्हारे इस जाने पहचाने कोने में वापस आ गई हूँ। तुझे इतना खुश देखकर मेरे मन के अंदर की सारी चिंता और जाना पहचाना डर एक पल में बिल्कुल दूर हो गया। कविता बेटी, वहाँ के लोग
दिल से बहुत ज्यादा सीधे और सरल है माँ। उनकी उस राजमहल जैसी आलीशान जिंदगी के बीच भी लोगों का बर्ताव बहुत ज्यादा मीठा और शानदार है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, इंसान की असली पहचान उसके मन की सादगी से होती है, धन दौलत से नहीं। तूने अपने हाथ का बैंगन फ्राई उन्हें खिलाया था ना? हाँ माँ, हमारे आंगन के उस पौधे के ताजे बैंगन फ्राई की शानदार खुशबू और स्वाद पाकर बाबूजी और माँ जी को बहुत ज्यादा तृप्ति मिली। वो तो मेरे खाने की बहुत बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वाह वाह, मामूली सी एक घरेलू चीज की उनके इतने बड़े आयोजन के बीच इतनी बड़ी और खास याद बन जाएगी, ये सुनकर मेरा अपना सीना भी बहुत ज्यादा गर्व से भर रहा है। हाँ माँ, माँ जी ने तो प्यार से मेरे हाथ में एक छोटा सोने का लॉकेट भी तोहफे में दिया है। वहाँ के माहौल ने मेरी नई जिंदगी के सफर को बहुत ज्यादा सुंदर और रोशन कर दिया। तेरा ये सरल और शांत स्वभाव ही तुझे हमेशा हर परिवार में सिर ऊंचा करके जीने की बहुत बड़ी सामाजिक ताकत देगा कविता। चल, अब हम घर के अंदर चलते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोनपुर गांव के एक छोटे से घर में आज गहरा सन्नाटा पसरा था। गुड़िया की चारपाई के पास गरीब भोला, उसकी पत्नी और साधु महाराज गहरी चिंता और टूटे मन से खड़े थे। भोला अपनी नन्ही गुड़िया की टूटती सांसों को बेबसी से देख रहा था और माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। महाराज, मेरी गुड़िया को देखिए, इसके हाथ पांव बर्फ जैसे ठंडे पड़ते जा रहे हैं। क्या विधाता ने हमारी किस्मत इतनी खराब लिखी कि हम अपनी इकलौती संतान को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखें? क्या कोई रास्ता नहीं बचा? मेरी बच्ची को बचा लीजिए महाराज। बेटी, धीरज रखो। गुड़िया की देह पर किसी साधारण बीमारी का साया नहीं, बल्कि काल का गहरा अंधेरा मंडरा रहा है। इसे अब संसार की कोई भी जड़ी बूटी ठीक नहीं कर सकती। सिर्फ ईश्वरीय चमत्कार ही इसे बचा सकता है। महाराज, आप कोई तो मार्ग दिखाइए। मैं अपनी बेटी के लिए यमराज के द्वार तक भी जाने को तैयार हूँ। आप कहें तो मैं अपने प्राण दे दूं। बस मेरी गुड़िया की सांसें वापस लौटा दीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। भोला, एक मार्ग है, पर वह मौत के साए से होकर गुजरता है। कांतारा जंगल की सीमा के पार एक प्राणधारा झरना है। वहां एक दुर्लभ मृत्यु मोचन पुष्प खिलता है। वही पुष्प गुड़िया के बुझते हुए प्राणों में फिर से रोशनी भर सकता है। महाराज, कांतारा जंगल कहते हैं वहाँ की हवाओं में भी जहर है और जो भी उस जंगल की गहराई में गया वो कभी जीवित वापस नहीं आया। क्या आप मेरे पति को जानबूझकर मौत के मुंह में भेज रहे हैं? हाँ बेटी, पर कोई और चारा नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए भोला को 7 मायावी दरवाजों को पार करना होगा। हर दरवाजे पर उसकी बुद्धि और किस्मत की कड़ी परीक्षा होगी। अगर भोला इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो वह पत्थर बन जाएगा और कभी वापस नहीं लौट पाएगा। मुझे अब मौत से डर नहीं लगता महाराज। अगर मेरी गुड़िया को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी इसी वक्त निकलने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि और ईश्वर पर भरोसा है। मैं उन 7 मायावी दरवाजों को पार करके प्राणधारा झरने तक जाऊंगा और मृत्यु मोचन पुष्प लेकर आऊंगा। जाओ भोला, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पर याद रखना, सूर्यास्त से पहले तुम्हें वह पुष्प लेकर हर हाल में घर पहुंचना होगा। अगर सूरज की आखिरी किरण ढल गई तो गुड़िया की सांसें भी सदा के लिए थम जाएंगी। समय बहुत कम है, जल्दी जाओ। सुनीता, तू अपना दिल छोटा मत करना। अपनी गुड़िया के सिरहाने बैठकर प्रार्थना करती रहना। मैं वादा करता हूं कि यमराज की आंखों में आंखें डालकर मैं वह मृत्यु मोचन पुष्प लेकर वापस आऊंगा। विधाता हमारी परीक्षा ले रहा है और मैं इस परीक्षा को जीत कर ही अपनी गुड़िया के पास वापस लौटूंगा।
भोला जंगल के अंदर पागलों की तरह भाग रहा था। पर जैसे जैसे वह गहराई में बढ़ता, जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। बिना किसी हथियार के वो हर आहट पर सहम जाता, पर उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी बेटी का वो मुरझाया हुआ चेहरा घूम रहा था, जो उसे रुकने की अनुमति नहीं दे रहा था। हे विधाता, मेरी रक्षा करना। यह जंगल तो वाकई किसी भयानक माया जाल जैसा लग रहा है। पेड़ों की शाखें जैसे मुझे पकड़ने के लिए नीचे झुक रही हैं, और रास्ता इतना धुंधला है कि अपनी ही परछाई दिखाई नहीं दे रही। एक और बदनसीब इंसान अपनी मौत को खुद पुकारने आया है। लकड़हारे बिना किसी हथियार के यहाँ क्या करने आया है? यहाँ की जमीन को इंसानों के गर्म खून का स्वाद बहुत पसंद है, और आज तेरी यह हड्डी पसली मेरी भूख मिटाने के काम आएगी। वापस मुड़ जा मूर्ख। जो भी हो, तुम सामने आकर बात करो। मैं किसी साए या अदृश्य आवाज से डरने वाला नहीं हूं। मैं यहां अपनी जान बचाने नहीं, अपनी बेटी गुड़िया के प्राण मांगने आया हूं। मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे मेरी मंजिल तक जाने दो, वरना एक पिता का क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। साहस तो बहुत है तुझ में, पर क्या तू उन 7 दरवाजों की पहेलियों को अपनी बुद्धि से सुलझा पाएगा? वहां सिर्फ दिमाग काम आता है, खोखली धमकियां नहीं। जा अपनी मौत के करीब जाकर देख ले कि तेरी किस्मत कितनी प्रबल है, और क्या तू उन रक्षकों के खौफ को सह पाएगा? भोला का कलेजा धक धक कर रहा था, पर उसने उस डरावनी आवाज को अनदेखा किया। वो जानता था कि डरना उसकी हार होगी। वो तेजी से आगे बढ़ा। जहां पहला विशाल और पुराना खुला हुआ पत्थर का दरवाजा दिखाई दे रहा था, जिसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। कहाँ भागे जा रहे हो लकड़हारे? क्या तुम्हें लगा कि यह दरवाजे खुले हैं तो तुम बेरोक टोक यहाँ से निकल जाओगे? मैं इस पहले दरवाजे की रक्षक हूँ, और मेरी परछाई से भी आज तक कोई जीवित आगे नहीं बढ़ सका। तुम्हारी रूह का स्वाद चखने के लिए मैं बरसों से प्यासी हूँ। चुड़ैल रानी, मैं यहाँ तुमसे युद्ध करने या उलझने नहीं आया हूँ। मेरी मासूम बच्ची गुड़िया वहां मौत से संघर्ष कर रही है, और मेरे पास समय की बहुत कमी है। जल्दी बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे यह दरवाजा पार करके आगे बढ़ना है, ताकि मैं सूर्यास्त से पहले लौट सकूं। मुझे तुम्हारी जान चाहिए, पर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मेरी पहेली का सही जवाब दो, वरना तुम्हारी हड्डियां यहीं बिखरी मिलेंगी। वो क्या है जो हमेशा बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता, और जिसका अंत ही सबका अंत है? अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी, और मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। हमेशा बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता, और जिसका अंत ही सबका अंत है। इसका उत्तर है उम्र एज, क्योंकि उम्र सिर्फ बढ़ती है और उसका खत्म होना ही जीवन का अंत है। क्या मैं सही हूं? अरे तुमने इतनी जल्दी मेरी सबसे कठिन पहेली का जवाब दे दिया। तुम्हारी बुद्धि तो वाकई बहुत तेज निकली लकड़हारे। जाओ, मैं तुम्हें इस दरवाजे से जाने की अनुमति देती हूँ। चुड़ैल अचानक धुएं की तरह हवा में गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। भोला ने राहत की सांस ली और अपनी मंजिल की ओर फिर से दौड़ लगा दी। उसे पता था कि जीत की तरफ यह उसका पहला छोटा सा कदम है, और अभी 6 और रक्षक उसका इंतजार कर रहे हैं। पहले दरवाजे की बाधा पार कर भोला का हौसला तो बढ़ा, पर दूसरे दरवाजे की दहलीज पर पहुंचते ही उसकी रूह कांप गई। सामने साक्षात काल के समान एक विशालकाय जीनराज खड़ा था, जिसकी फुफकार मात्र से पेड़ों के पत्ते झलकर राख हो रहे थे। यहाँ की हवा में गहरा जहर फैला हुआ था, जो किसी भी कमजोर दिल वाले के प्राण हर सकता था। रुक जा तुच्छ मानव, तेरी हिम्मत कैसे हुई
इस विषैली सीमा को लांघने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं, या तू खुद यमराज को न्योता देने यहां आया है? यहां से आगे सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास या तो दैय शक्ति हो या फिर असाधारण बुद्धि। जीनराज जी, मैं यहाँ अपनी जान की भीख मांगने नहीं, अपनी मरती हुई बेटी की जान बचाने आया हूँ। एक पिता का कलेजा जब छलनी होता है तो उसे मौत का डर नहीं लगता। आप मार्ग छोड़िए, क्योंकि मेरी बेटी के पास समय बहुत कम है। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। साहस बहुत है तुझमें, पर बिना बुद्धि के साहस आत्मघात है। अगर तुझे यहां से आगे बढ़ना है तो मेरी इस पहेली का उत्तर दे। वो क्या है जो मंदिर में भी है और मस्जिद में भी? वो इंसान के पास भी है और भगवान के पास भी, पर फिर भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। जीनराज, आपकी पहेली जितनी गहरी है उसका उत्तर उतना ही पवित्र है। वो जो मंदिर, मस्जिद, इंसान और भगवान हर जगह मौजूद है पर दिखाई नहीं देता, वो है विश्वास। क्योंकि विश्वास के बिना ना तो इंसान टिक सकता है और ना ही भगवान का अस्तित्व महसूस होता है। अविश्वसनीय! तूने सिर्फ पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि रूह का रहस्य खोल दिया। जा लकड़हारे, तेरी बुद्धि ने तुझे आज जीवन दान दिया है, पर याद रखना, आगे का रक्षक तुझसे तेरी पहेली नहीं, तेरा मांस मांगेगा। जहां विश्वास और पिता का प्यार हो, वहां मौत भी रास्ता बदल लेती है। मार्ग छोड़ने के लिए धन्यवाद जीनराज। जीनराज गायब हो गया, पर भोला का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अंदाजा नहीं था कि अगला दरवाजा उसे साक्षात नरक के दर्शन कराएगा। भोला के पैर अब थकान से कांप रहे थे, पर गुड़िया का मुरझाया चेहरा उसे रुकने नहीं दे रहा था। तीसरे दरवाजे पर पहुंचते ही एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि पहाड़ कांप उठे। सामने राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ भूख का नाच था। आज तो बहुत दिनों बाद ताजा और गर्म इंसानी मांस का स्वाद चखने को मिलेगा। ओ लकड़हारे, मुझे पहेलियों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो सिर्फ तेरे सीने के अंदर धड़कते उस गर्म दिल को चबाना है। बोल, मरने से पहले अपने भगवान को याद कर ले। राक्षस, अगर मेरा मांस खाने से तेरी सदियों की भूख मिटती है तो मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। मुझे वह मृत्यु मोचन पुष्प अपनी बेटी तक पहुंचाने दे। उसके बाद मैं खुद तेरे सामने गर्दन झुका दूंगा। क्या तू एक मरती हुई बच्ची के पिता को इतना मौका नहीं देगा? ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। मेरी यह पहेली सुलझा। वो क्या है जो दूसरों को रोशनी देता है पर खुद अंधेरे में रहता है? वो जितना ज्यादा दूसरों के काम आता है, उतना ही खुद को खत्म करता जाता है। राक्षस राजा, मौत सामने खड़ी हो तो बुद्धि और तेज चलती है। दूसरों को रोशन करना और खुद को जलाकर छोटा करते जाना। इसका उत्तर है दीपक या मोमबत्ती, जो दूसरों का घर उजाला करने के लिए खुद को जला देती है। धिक्कार है मेरी बुद्धि पर। एक मामूली इंसान ने मुझे अपनी अक्ल से हरा दिया। जा लकड़हारे, भाग यहाँ से। पर अगले दरवाजे पर अगला रक्षक तेरा इंतजार कर रही है। वहाँ तेरी आवाज भी तेरा साथ छोड़ देगी। तुम्हारी धमकियां मुझे कमजोर नहीं और भी मजबूत बनाती हैं। मेरी बेटी के लिए मैं हर सन्नाटे को चीर दूंगा। मार्ग छोड़ो, मेरा समय खत्म हो रहा है। राक्षस धूल बनकर हवा में उड़ गया। भोला अब चौथे दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, पर उसकी थकान अब जवाब देने लगी थी।
क्या वो सूर्यास्त से पहले 7वें दरवाजे तक पहुंच पाएगा? भोला अब चौथे दरवाजे पर था। यहाँ का मंजर सबसे अलग था। न कोई आवाज थी, न कोई शरीर। दरवाजे के बीचों बीच एक विशाल काली भालू खड़ी थी, जो भोला के ही शरीर की नकल कर रही थी। यहाँ पहुंचकर भोला को महसूस हुआ कि उसका खुद का अस्तित्व धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। रुक जाओ अभाग्य मानव, मैं तुम्हारी ही रूह का वो हिस्सा हूं जिसे तुम दुनिया से छिपाते हो। इस सीमा के पार सिर्फ वो जा सकता है जो खुद के वजूद को दांव पर लगा सके। क्या तुम तैयार हो अपनी ही भालू के हाथों मिट जाने के लिए? यह रोशनी भी मेरा साथ देती है, तुम्हारा नहीं। तुम सिर्फ एक अंधेरा हो और मैं उस दे की लौ हूं जो अपनी बेटी के लिए जल रहा है। एक भालू कभी शरीर को नहीं रोक सकती। अगर विधाता ने मेरा यहाँ आना लिखा है तो तुम्हारी यह काली चादर मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। मुझे मार्ग दो, क्योंकि सूरज की लाली ढलने वाली है। साहस शब्दों में नहीं, बुद्धि में दिखाओ। मेरी एक कठिन पहेली सुलझाओ, वरना यहीं अंधेरे में समा जाओ। वह क्या है जिसे तुम दूसरों में तो देख सकते हो पर खुद में कभी नहीं देख पाते? वह तुम्हारे साथ ही रहती है पर पकड़ में नहीं आती। दूसरों में देख सकते हैं पर खुद में नहीं। काली छाया इसका उत्तर है गलती, मिस्टेक। इंसान अपनी गलती दूसरों में तो तुरंत देख लेता है, पर उसे खुद के अंदर कभी नजर नहीं आती। नामुमकिन एक साधारण इंसान ने अपनी आत्मा की गहराई को छू लिया। तुम्हारी सच्चाई ने मेरा वजूद मिटा दिया है। जाओ लकड़हारे, पर याद रखना, अगले दरवाजे पर मौत की दूसरी दासी तुम्हारा लहू पीने के लिए बेताब खड़ी है। बताती है, जहां सच्चाई हो वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। मेरी मंजिल अब मुझसे दूर नहीं है। भालू धुएं की तरह गायब हो गई। पर भोला का शरीर अब जवाब दे रहा था। वो लड़खड़ाते हुए 5वें दरवाजे की ओर बढ़ा, जहां साक्षात खौफ उसका इंतजार कर रहा था। 5वें दरवाजे पर पहुंचते ही वातावरण में सड़ने की बदबू फैल गई। वहां एक ऐसी चुड़ैल खड़ी थी। वह पहले दरवाजे वाली चुड़ैल से कहीं ज्यादा ताकतवर और निर्दयी लग रही थी। उसकी हंसी पहाड़ों को चीर देने के लिए काफी थी। मेरी छोटी बहन ने तुम्हें छोड़ दिया होगा, पर मेरी बहनों का अंत सिर्फ तुम्हारे मान से होगा। यहाँ मेरी निशानों की हड्डियों से बनी है। क्या तुम्हें लग रहा है काय कि तुमने दीवार को पार करके उस पास जा पाओगे? तुम जैसी बुरी शक्तियां सिर्फ डराना जानती हैं, पर एक पिता का प्यार पहाड़ों को भी हिला सकता है। मेरी बेटी गुड़िया के पास समय नहीं है और मेरा धीरज खत्म हो रहा है। मार्ग छोड़ो चुड़ैल। लकड़हारे, मेरी यह पहेली सुलझा, वरना तू यही दर्दनाक मौत मारा जाएगा। सुन, वो क्या है जो है तो तुम्हारा अपना, पर उसका इस्तेमाल पूरी दुनिया तुमसे कहीं ज्यादा करती है, और उसी के बिना इस संसार में तुम्हारी कोई पहचान नहीं। चुड़ैल रानी, ये तो जीवन का वो सच है जिसे हम रोज सुनते हैं। वो चीज जो मेरी अपनी है पर दुनिया उसे मुझसे ज्यादा पुकारती है, वो है मेरा नाम। क्योंकि इंसान नाम लेकर पैदा नहीं होता, पर दुनिया उसे नाम से ही जानती है। धिक्कार है, एक मामूली इंसान ने मेरी बुद्धि को धूल छटा दी। जा भाग यहाँ से। पर छठे दरवाजे पर अघोरी साधु
तेरा वो हाल करेगा जो मौत से भी बदतर होगा। मौत से बुरा और क्या होगा। मैं अपनी बेटी के लिए नर्क तक जाने को तैयार हूँ, मार्ग छोड़ो। चुड़ैल गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। भोला अब छठे दरवाजे की ओर भाग रहा था, जहां जलती चिताओं के बीच एक भयानक साधु मंत्र पढ़ रहा था। रुक जा, अब आगे आगे सिर्फ खुद की बलि देने वाले जाते हैं। तू यहाँ अपनी बेटी के प्राणों की भीख मांगने आया है। मुझे तेरी बलि चाहिए। क्या तू अपनी देह को इस पवित्र आग में झोंकने के लिए तैयार है? साधु महाराज, जो पिता अपनी संतान के लिए हर दिन गरीबी की आग में जलता हो, उसे यह चिता की आग क्या डराएगी। मेरी बलि ले लीजिए, पर पहले मुझे वह पुष्प गुड़िया तक पहुंचाने दीजिए। वचन नहीं, मुझे तेरी अक्ल की बलि चाहिए। मेरी ये विचित्र पहेली सुलझा। वो क्या है जो सबके पास बराबर है पर कोई उसे देख नहीं सकता? जो सबके पास बराबर है और जिसे दौलत नहीं खरीद सकती, इसका उत्तर है समय, टाइम। समय ही वह शक्ति है जो पल भर में किस्मत बदल देती है। तू साधारण लकड़हारा नहीं, तू तो ज्ञान का सागर है। तेरी बुद्धि ने आज मुझे परास्त कर दिया, जहां तूने आग को जीत लिया है। सातवें और अंतिम दरवाजे पर पहुंचते ही भोला की आंखों के सामने एक मायावी दुनिया खुल गई। सामने एक मायावी नागिन थी। रक्षकों को हराकर यहाँ तक आने वाले तुम पहले इंसान हो लकड़हारे, पर यह 7वां दरवाजा तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी कब्र बनेगा। नागिन रानी, मैं यहाँ तुम्हारी सुंदरता देखने नहीं, अपनी बेटी का जीवन बचाने आया हूँ। बता वो क्या है जो इंसान को जीते जी कभी नहीं मिलती और उसे पाने के लिए उसे अपना सब कुछ यानी अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। वो चीज जो जीते जी नहीं मिलती, वो है इंसान की असली कीमत और उसकी अहमियत। नामुमकिन तेरी इस बात ने आज मौत के सन्नाटे को भी रुला दिया। तू जीत गया लकड़हारे। तेरी ममता और तेरी इस कड़वी सच्चाई ने आज मेरे जहर को अमृत बना दिया। सामने दूध जैसा सफेद प्राणधारा झरना बह रहा था। भोला ने दिव्य पुष्प को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा और बिना एक पल गंवाए तेजी से वापस लौटने लगा। उसका शरीर थकान से टूट चुका था, लेकिन उसके कदमों में अब पहले से ज्यादा तेजी थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर उसे अपनी बेटी गुड़िया को बचाना है। जंगल के रास्ते अब पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। हर तरफ अंधेरा गहराने लगा था। सूरज की आखिरी किरणें भी अब ढलने लगी थीं। भोला भागते हुए खुद से कह रहा था, नहीं, अभी नहीं, मैं हार नहीं सकता। गुड़िया मेरा इंतजार कर रही है। मुझे हर हाल में समय से पहले पहुंचना होगा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसका हौसला अभी भी मजबूत था। रास्ते में कांटे, पत्थर और झाड़ियां उसके शरीर को घायल कर रहे थे, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह गांव की सीमा तक पहुंच गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। हे भगवान, बस मेरी गुड़िया को कुछ मत होने देना। वह तेजी से घर के अंदर घुसा। अंदर राधा बैठी रो रही थी और गुड़िया बिल्कुल शांत पड़ी थी। भोला, तुम आ गए, लेकिन बहुत देर हो गई। यह सुनकर भोला के दिल की धड़कन जैसे रुक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत
वह दिव्य पुष्प गुड़िया के पास रखा। जैसे ही पुष्प की खुशबू पूरे कमरे में फैली, एक चमत्कार हुआ। गुड़िया की उंगलियां हल्की सी हिलीं, फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। बाबा। यह सुनते ही भोला और राधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन भोला ने यह साबित कर दिया कि एक पिता का प्यार किसी भी शक्ति से बड़ा होता है। उसने अपने साहस, बुद्धि और सच्चाई के दम पर हर मुश्किल को पार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, धैर्य और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और एक सच्चे इंसान का इरादा उसे हर मुश्किल से पार करा देता है।